हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वेरियस यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो कल हमने किया था डिस्टेंस की मेजरमेंट के बारे में, जिसमें हमने स्मॉल डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स देखी थी। आज हमारी यूनिट्स होंगी वो टेम्परेचर के लिए और प्रेशर के लिए। तो टेम्परेचर में नॉर्मली हम 3 यूनिट्स जो हैं यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर की हम 3 यूनिट्स यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम देखते हैं जो नॉर्मली डिग्री सेल्सियस है उसको ऐसे डिनोट करेंगे, केल्विन को के से डिनोट करेंगे, फ़ारेनहाइट को एफ से डिनोट करेंगे। चेंज कैसे करते हैं हम, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज कैसे करेंगे? तो अगर हमें कितना भी, मान लीजिए डिग्री सेल्सियस दिया गया है इधर 10 डिग्री सेल्सियस, और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और या फिर केल्विन में कन्वर्ट करना है। अगर हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, तो हमारा इधर से कितना आ जाएगा? ठीक है, अगर 10 का निकालना होगा तो 10 प्लस 273 कितना हो जाएगा हमारे पास? 283 केल्विन। इसी तरीके से हम फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं इसको। फ़ारेनहाइट के लिए जो हमारा होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस, और प्लस फ़ारेनहाइट में अगर हमें चेंज करना होगा तो 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस के लिए निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा हमारा? 10 इंटू 9/5 और प्लस 32, तो 5 2 जा 10, ठीक है, 9 2 जा 18 और प्लस 32 कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा आपका फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट स्केल। तीनों में रिलेशन भी निकाल सकते हैं हम। तीनों में रिलेशन क्या होगा? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तीनों में रिलेशन अगर हम निकालें तो तीनों में रिलेशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखेंगे। केल्विन में से -273/5 कर देंगे तो हमारा कितने आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस बाई 5, और फ़ारेनहाइट में अगर -32 कर देंगे तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से केल्विन में या किसी में भी चेंज करना है तो हम ऐसे इजीली कर सकते हैं। क्लियर है ये हमारा? ये तीनों में रिलेशन है, किसी एक से हम दूसरा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर को नॉर्मली तो हम पास्कल में ही मेजर करते हैं। पास्कल क्या होता है भाई? फोर्स बाई एरिया ही होता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरी इसकी जो यूनिट होती है बार होती है, ठीक है। बार में भी इसको हम मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक में भी कर सकते हैं, टोर में भी कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार या फिर टोर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार और टोर में क्या रिलेशन है। तो हमारा जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। फिर हम देखेंगे बार जो होता है हमारा, बार होता है 10⁵ पास्कल्स। दोनों इक्वल ही होते हैं लगभग, क्योंकि ये भी क्या है 1 इंटू 10⁵ है, और बार भी कितना है हमारा 10⁵ पास्कल्स है। तो हमारा ये और ये दोनों इक्वल ही होते हैं। और एक बार में जो हमारा होता है 760
mm ऑफ मरकरी, कितना होता है 760 mm ऑफ मरकरी। और जो हमारा टोर होता है 1 mm ऑफ मरकरी, कितना होता है 1 mm ऑफ मरकरी। तो यही यूनिट्स हमें यूज़ करनी है। तो हम एक टोर को कन्वर्ट कर सकते हैं पास्कल्स में, या फिर बार को कर सकते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे सामने हैं ये सभी के रिलेशंस। तो पास्कल में कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी है। अगर मैं कह दूँ आपको 7 पास्कल्स कन्वर्ट करेंगे इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा? तो हमारा कितना हो जाएगा 7 इंटू 1.013 इंटू 10⁵, 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁵ पास्कल्स आ जाएगा। या फिर मैं कहूँ उसको mm ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करें तो 7 इंटू 760 mm ऑफ मरकरी हो जाएगा। ठीक है, टोर में कहूँगा तो टोर क्या होता है हमारा 1 mm ऑफ मरकरी, तो हमारा कितने के इक्वल ही आ जाएगा, यानी कि 760 mm ऑफ मरकरी के इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर है ये हमारा। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर और प्रेशर की यूनिट्स को चेंज करेंगे। अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी कि हम यूनिट्स को लार्जर यूनिट्स में या स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए कुछ हमारी प्रेफिक्सेस होती हैं जिनको हम पहले यूज करेंगे। जैसे हमारा यूटो 10⁻²4, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारी क्या है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जैप्टो, योक्टो। ठीक है, ये हमें यूज करनी है। मान लीजिए हमारे पास गिवन है 1 मीटर। अब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा हम कह सकते हैं, तो यही यूज करना है। ठीक है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 100 सेंटीमीटर कहते हैं नॉर्मल। तो 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर के। अब 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के, यानी कि क्या होगा 10⁻² मीटर हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर के। ये क्लियर है हमारा। यानी कि जब भी हमें सेंटी में कन्वर्ट करना होगा तो सेंटी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा भाई 10⁻² यूज कर लेंगे और यूनिट वही रहेगी सेम, क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर को। ठीक है, तो जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बस सेंटी के लिए यूज करेंगे प्रेफिक्सेस। सेंटी के लिए क्या है 10⁻², तो 10⁻², मीटर है तो मीटर ही रख दिया। अब मैं कह देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर दीजिए या फिर 1 पिकोमीटर को कर दीजिए। अब 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर क्या होगा भाई, पिको के लिए होता है 10⁻12, तो 10⁻12 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं कह दूं कि 1 फेम्टोमीटर को कर दीजिए, फेम्टोमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो फेम्टो के लिए क्या होता है हमारा 15 होता है, तो 10⁻15 मीटर। ईजी है ये, हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इनको बड़ी यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि 1 हमारे पास है मेगा। ठीक है, बाइट्स में भी मेमोरी जो होती है हमारी मेमोरी कार्ड यूज करते हैं हम, KB, MB, गीगा, ठीक है, यानी कि GB ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या होती है मेमोरी की यूनिट होती है बाइट में। अगर मैं कह दूं 1 मेगाबाइट, ठीक है, तो 1 मेगाबाइट का मतलब क्या है भाई, बाइट तो एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, बाइट तो यूनिट है ही। मेगा का मतलब क्या होता है 10⁶। ठीक है, तो 1 MB हो गया ये, 1 MB क्या होगा 10⁶ बाइट्स यानी कि B। नेक्स्ट अगर मैं कह दूं 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट, तो बाइट तो यूज करेंगे ऐसे ही। ठीक है, गीगा क्या होता है हमारा 10⁹ होता है, तो 10⁹ क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हम गीगाबाइट यानी कि किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल क्या है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हो जाएगा। ऐसे ही किसी को भी कर लीजिए। अगर मैं कह दूं
1 डेसीग्राम भी हो सकता है, ठीक है। 1 डेसीग्राम की कितने ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यूज तो करना हमें ग्राम ही, ग्राम। और डेसी का मतलब क्या होता है भाई, 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 भाई यूनिट सेम रखेंगे, ग्राम है तो ग्राम रखेंगे, और डेसी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻1 लिख दिया। अगर मैं कह दूं कि इसको माइक्रोग्राम में लिखिए, ठीक है, 1 डेसीमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोग्राम कह दूं मैं, माइक्रोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है, यूनिट वही रखेंगे ग्राम, ठीक है। और माइक्रो का मतलब क्या होता है हमारा, माइक्रो के लिए देखेंगे तो 10⁻⁶, तो इसको उठाकर एज इट इज रख देंगे, तो 10⁻⁶। इस तरीके से हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे, अगर मान लीजिए हमने कोई भी मेजरमेंट ले ली है 10.207, ठीक है, तो हम यहाँ पर यानी कि कितनी रिलायबल डिजिट्स हैं, ठीक है, यानी कि कितने तक हम उसको मेज़र करें, कितनी डिजिट्स को यहाँ पर काउंट करना होगा, ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगी, कि कितनी फिगर्स को काउंट किया जाए, काउंटेबल फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें क्या करना, ओनली काउंटेबल फिगर्स। तो कितनी फिगर्स काउंट करनी है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारी जो होती है रिलायबल प्लस नॉन डेफिनिट फिगर्स, जो हमारी इसमें सभी आ जाती हैं, यानी कि इसमें हमारी क्या होती हैं, ऑल लायबल एंड, या प्लस कह लो, प्लस अनसर्टेन फिगर्स। तो कोई भी हम, ठीक है, कोई भी वैल्यू देखें और उसके अंदर हम सभी रिलायबल प्लस अनसर्टेन फिगर्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखते हैं अभी हम इसके क्या रूल्स हैं। सबसे फर्स्ट रूल तो यही है कि जितने भी नॉन जीरोज होंगे, नंबर क्या होंगे, जितने भी नॉन जीरोज होंगे सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। अगर मैं लिख देता हूं 16745, तो इधर क्या है, कोई भी जीरो नहीं है, तो सभी नॉन जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए हमारे, इधर से 5 हो गए। क्लियर है, ये सभी नॉन जीरोज क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि अगर इनके बीच में कोई जीरो आ जाए तो कैसे काउंट करेंगे। अगर इनके बीच में कोई जीरो आ जाए तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट लेंगे, यानी कि जीरो बिटवीन नॉन जीरोज, जीरो बिटवीन नॉन जीरोज is also a significant figure। नॉन जीरोज के बीच में अगर कोई जीरो आ जाता है, जैसे 16705 ऐसे कह दूं मैं, तो भी क्या होगा, वो काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हमारे इधर से कितने, 2 4 1 यानी कि 5 हो गए। सिग्निफिकेंट फिगर इधर से कितने हो गए, हमारे 5 हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे नंबर के बाद में जीरो आ जाए, अभी देखा हमने बीच में आता है, अगर लास्ट में आ जाएगा यानी कि टर्मिनेटिंग जीरोज बोल सकते हैं हम। ऑल टर्मिनेटिंग जीरोज, ऑल टर्मिनेटिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन किस में होगा ये, टर्मिनेटिंग जीरो होगी नॉन जीरो नंबर, नॉन डेसिमल प्लेस के लिए। ऑल टर्मिनेटिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट इन नॉन डेसिमल नंबर।
अगर हमारा कोई भी नंबर है, मैंने ऐसे लिख दिया 1 6, ठीक है, 0 0 0, कितनी भी जीरोज हों तो क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। ये क्या होंगी हमारी, नॉन सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर इधर से कितने हुए, ये तो काउंट होंगी ही नहीं, तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 2। अब हमने डेसिमल प्लेस की कुछ बात की है, डेसिमल नंबर की। अब डेसिमल के लिए देखेंगे हम, अगर हमारी डेसिमल प्लेस के लेफ्ट साइड होंगी, ठीक है, यानी कि प्रीसीडिंग, ऑल प्रीसीडिंग जीरोज इन अ डेसिमल नंबर। अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, मान लीजिए ऐसे लिख लिया 0.0016, तो इसके अंदर ये जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इन डेसिमल नंबर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो हमारी इसके अंदर कितनी हो जाएंगी, इधर वाली काउंट नहीं होगी, तो कितनी होगी, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, इधर भी 2 हो गई। ये हमारा क्लियर है कि अगर नॉन जीरो है तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमारा कोई नॉन डेसिमल नंबर है और उसके लास्ट में यानी कि टर्मिनेटिंग जीरोज हैं, वो क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमारे पास प्रीसीडिंग जीरोज हैं यानी कि स्टार्टिंग में जीरोज हैं और नंबर क्या है, डेसिमल है, तो क्या हो जाएंगी वो हमारी, वो भी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा क्लियर है। इस तरीके से हम करेंगे। और अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट है, अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है और उसके लास्ट में जीरो हैं, इधर वाली तो काउंट नहीं होती, नॉन सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन अगर इधर आ जाएं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, यानी कि टर्मिनेटिंग, या फिर हम ट्रेलिंग भी बोल सकते हैं। टर्मिनेटिंग यानी कि लास्ट वाली होती है, तो टर्मिनेटिंग बोलो या ट्रेलिंग बोलो, ऑल ट्रेलिंग जीरोज इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैं अब यही लिख देता हूँ 0.01600। यहाँ पर बताएंगे आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, इधर वाला काउंट नहीं होगा, तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 4। तो अब आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और कमेंट में राइट डाउन करेंगे। इन सभी के अंदर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे, ठीक है, और इन सभी के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए और कमेंट में राइट कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। तो हम नॉर्मली जो फिगर्स यूज करते हैं, आज तक हमने छोटी क्लासों में सीखा था ये, और लगता है कि बहुत ही इजी है, ठीक है। तो हमारे सामने कुछ नंबर्स हैं, इनकी राउंडिंग ऑफ आप चेक कीजिए कि कैसे होती है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं भी करा रहा हूँ और इनके रूल्स फॉलो करेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए, अगर इसको मैं कह दूँ कि 2 प्लेस तक राउंडिंग ऑफ कीजिए, ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, ऐसे ही तो करते हैं, 2 प्लेस तक, यानी कि इसको एज इट इज लिखा जाए, 4.8 इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये 7 है, यहाँ तक करना हमें, तो 7 के नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगर उधर हमें मिले 5 से बड़ा, ठीक है, क्या मिले 5 से बड़ा, तो क्या कर देते हैं, एक डिजिट आगे कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4.88। क्लियर है हमारा, ऐसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, यानी कि इफ द नेक्स्ट नंबर इज, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टू द प्रीसीडिंग नंबर, यानी कि जो हमारा प्रीसीडिंग नंबर है उससे नेक्स्ट इज मोर देन 5, ठीक है। अगर उससे मोर देन 5 होगा तो कर देंगे, लेकिन हमारा क्या इधर तो 5 से कम है, तो हमारा क्या रह जाएगा, इधर 7 ही रह जाएगा,
अगर 5 से ज़्यादा होगा तो बड़ा हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे तो हमारा इधर से कितना हो रहा है 4.87। 8 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट तो फर्स्ट रूल तो यही हो गया इसका, इफ नेक्स्ट नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर इज, यानी कि फॉलोइंग नंबर कह सकते हैं हम। नेक्स्ट नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इफ द फॉलोइंग नंबर इज लेस देन 5। ठीक है, लेस देन 5 होगा तो क्या करेंगे, एज इट इज रखा जाएगा नंबर। ठीक है, देन नो चेंज कह सकते हैं हम सीधा, यानी कि कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे उसमें से। ठीक है, एज इट इज रखा जाएगा। और नेक्स्ट में देखिए, अगर हमारा फॉलोइंग नंबर यानी कि नेक्स्ट टू द प्रीसीडिंग नंबर क्या हो, 5 से ज़्यादा होगा तो एक ऐड कर दिया जाएगा। तो सेकंड रूल हमारा यही हो गया। पहले तो इसको राउंड ऑफ कीजिए, 4.87 है और 7 से आगे क्या 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बन गया, इफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन क्या होगा, देन प्रीसीडिंग, देन 1 इज एडेड टू, देन 1 इज एडेड टू, 1 ऐड करेंगे किसके, प्रीसीडिंग नंबर के साथ। प्रीसीडिंग नंबर, अगर हमारा फॉलोइंग नंबर बड़ा होगा 5 से, तो हमने ये तो देखा कि फॉलोइंग नंबर है अगर 5 से बड़ा होगा तो अगले के साथ यानी कि प्रीसीडिंग नंबर के साथ एक ऐड कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारा नेक्स्ट नंबर 5 ही है, नेक्स्ट नंबर 5 है, ये तो बड़ी उलझन हो गई भाई। तो कैसे करेंगे इसको, अभी तो आपने कहा था कि अगर 5 से कम है तो एज इट इज रख देंगे और 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड कर देंगे, लेकिन ये तो 5 आ गया। 5 आएगा तो क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट पे स्किप करेंगे, उसको देखेंगे, अगर वो नॉन जीरो है यानी कि 0 से बड़ा है तो एक ऐड कर देंगे हम। तो थर्ड रूल हमारा क्या बन गया, इफ द फॉलोइंग नंबर is 5, then check the next number। अगर नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, इफ नेक्स्ट नंबर इज, इफ इट इज नॉन जीरो यानी कि 0 से बड़ा होगा, नॉन जीरो, देन ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। तो इधर से हमारा क्या हो जाना चाहिए 4.8, और क्या देखा हमने 7 है, ये 7 से आगे क्या है 5 है, उलझन हो गई। तो उसको क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे और नेक्स्ट नंबर देखेंगे, अगर वो नॉन जीरो है यानी कि 0 के अलावा कुछ भी है तो क्या होगा, हमारा एक ऐड कर देंगे प्रीसीडिंग नंबर में, तो 4.88। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, अब क्या हो गया, अब 0 आ गई। ठीक है, दो कंडीशन ऐसी होगी कि 0 आ जाए, 0 आ रही इधर भी 0 आ रही, और आंसर हमारा दोनों में अलग अलग आएगा। देखिए कैसे होता है। तो सेम वही है, इफ द फॉलोइंग नंबर इज 5 देन चेक द नेक्स्ट नंबर। इफ द नेक्स्ट नंबर इज 0, अगर नेक्स्ट नंबर 0 होगा तो हम क्या करेंगे, फिर क्या देखना हमें, फिर वही देखना हमें प्रीसीडिंग नंबर। अगर प्रीसीडिंग नंबर हमारा ओड है, ओड होगा तो उसमें प्लस ऐड कर देंगे, यानी कि इफ, ठीक है, बाकी सारा ऐसे लिखना है, इफ द फॉलोइंग नंबर इज 5 देन चेक द नेक्स्ट नंबर, एंड इफ द नेक्स्ट नंबर इज, हमारा क्या हो जाए 0, अगर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाए 0, देन चेक द फॉलोइंग नंबर अगेन। ठीक है, और क्या करेंगे हम उसके साथ एक ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमारा प्रीसीडिंग नंबर है उसके अंदर एक ऐड कर देंगे। तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा भाई 4.88। तो हम दोबारा से प्रीसीडिंग नंबर को देखते हैं। प्रीसीडिंग नंबर अगर हमारा
ओड होगा तो उसमें ऐड कर देंगे 1, ठीक है। तो सेम कंडीशन वही रहेगी, लेकिन क्या हो जाए, इफ़ द नेक्स्ट नंबर इज 0 हो जाए, सेम बाकी सारा ऐसा ही है। अगर नेक्स्ट नंबर 0 हो जाए तो क्या करेंगे, एंड फॉलोइंग नंबर इज ओड देन +1, ठीक है, ये क्लियर है। तो हम क्या कर देंगे, देन ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग नंबर। तो हमने क्या कर दिया इधर 4.88। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगर 4.8650, सेम कंडीशन सभी वही हैं भाई, 4.8, ठीक है, 650 क्या हुआ, हमने 2 नंबर तक राउंड ऑफ करना है तो इधर हो जाएगा 4.8। नेक्स्ट पे देखेंगे, उससे नेक्स्ट 5 है, बिल्कुल ठीक है, तो 5 से क्या करते हैं, उससे नेक्स्ट फिर देखा जाता है, नेक्स्ट क्या है 0 है, ये भी हो गया। फिर उलझन होगी कि करें तो क्या करें, तो क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है दोबारा से, अगर ये इवन है तो एज इट इज़, तो एज इट इज़, क्लियर है। तो ये हमारे हैं राउंडिंग ऑफ के लिए फॉर्मूलाज, कुछ रूल्स। फिर राउंडिंग ऑफ का यूज कहाँ होता है, इसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे यूज करते हैं। यूज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यूज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड यूज इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो हम अगर इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे तो क्या किया जाता है, अगर हमारे पास 2 नंबर दे दिए जाएं ऐसे 1.267 और एक और नंबर दे दिया जाए हमारे पास 1.02, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं उनको देखते हैं। कब, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, यानी कि क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लिस्ट डेसिमल टर्म्स आर चेक्ड। लिस्ट डेसिमल जो टर्म्स हैं वो चेक की जाएंगी। इधर कितनी है भाई, डेसिमल के बाद इधर 3 है, इधर 2 है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना होगा, 2 के। तो पहले तो इसको सोल्व करेंगे, तो इधर से कितना आएगा 7, 6 में से 4 गया, इधर हमारा हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 और इधर 2, ये आ जाएगा 0.0। हमने क्या कहा था, इसके रूल में लिस्ट डेसिमल टर्म्स देखी जाएंगी, लिस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू देखी जाएंगी, यानी कि तो कितना है भाई, कम से कम दोनों में 2 ही है, तो 2 तक ही करेंगे। तो आंसर कितना हो जाना चाहिए, 0.2। फिर से राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट नंबर देखो क्या है, 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा है तो पहले में 1 ऐड कर देंगे, आंसर ठीक है हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेम तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में इसको कैसे यूज करेंगे। अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी गई हैं कोई भी, ठीक है, 4.237 दे दिया जाए, ठीक है, और इसको डिवाइड करना आपको 2.51 से, 2.51 से, ठीक है। तो इसको जब भी आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है 1.688047, 1.688047। लेकिन डिवीजन में क्या चेक करना हमें, डिवीजन में हमें चेक करना है नंबर ऑफ लिस्ट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करेंगे, आर चेक्ड। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या चेक करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितना 1 2 3 4 है, इसमें कितना 1 2 3 3 है, तो यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे 3, तो 3 तक ही करेंगे, ठीक है। तो हमारा इधर से अगर इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा भाई, राउंडिंग ऑफ करें 2 प्लेस वैल्यूज तक, 1.68 है, 8 से नेक्स्ट क्या है 5 से ज़्यादा है, तो 1 ऐड कर देंगे 1.69, क्लियर है। ये हमारा राउंडिंग ऑफ भी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्टेंस जो है इनडायरेक्ट मेथड से कैसे मेजर करते हैं, पैरेलैक्स मेथड करेंगे अभी।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस बाय इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड यानी कि सीधा मेजर कर सकते हैं हम। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, हमारे पास मीटर स्केल हो, मेजरिंग टेप हो, ठीक है, वर्नियर कैलिपर हो, उन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजरिंग कर लेते हैं। भाई अगर इस बोर्ड को मेजर करना है तो ऐसे हम किसी भी स्केल की हेल्प से, मेजरिंग टेप की हेल्प से कैसे भी मेजर कर सकते हैं, वो डायरेक्ट मेथड हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें हम जो यहाँ पर यूज करते हैं वो है पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड, पैरेलक्स का मतलब क्या है, अगर ठीक है मैं इस चौक को देखूंगा सामने से, अगर एक आई बंद करके देखूंगा तो इसकी लोकेशन कुछ और होगी और दूसरे देखूंगा तो कुछ और होगी। यानी कि अगर एक पॉइंट को दो जगह से देखा जाए तो क्या होगा, उसकी लोकेशन हमें डिफरेंट दिखती है। तो यही तो है पैरेलक्स मेथड। यानी कि मान लीजिए मैंने ये एक पॉइंट देखा था तो मेरी आईज के बीच में, ठीक है, एक पॉइंट मान लिया जाए, एक बार यहाँ से देखा, एक बार इसको यहाँ से देखा, तो क्या होगा भाई, ये आई है, ठीक है, तो यहाँ से क्या देखा मेरे को, एक पॉइंट एक बार तो इधर दिखा, एक बार इधर दिखा, ऐसे ही तो दिखता है। ठीक है, तो हमें सेम यही मेथड यूज करना है, यानी कि पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट की अगर डिफरेंट प्लेसेस से उसको देखा जाए। तो यही हमारा पैरेलक्स मेथड। तो पैरेलक्स मेथड हमारा क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ पोजीशन, it is defined as the change in position of object if seen from two different places। अगर अलग अलग प्लेस से ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो क्या होगा, उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, और जहां से देखा जाता है उसको हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब ये हम कहाँ पर यूज करते हैं, अगर अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करना हो, अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो वहाँ पर यूज किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास इधर अर्थ है, इधर सन है, यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है। कैसे करेंगे भाई, एक बार एक पॉइंट से देख लिया, फिर दूसरे पॉइंट से देख लिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो हमें मेजर होगा, ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस ये क्या हो गया हमारा बेसिस, और इधर जितना भी एंगल बनेगा इन दोनों की हेल्प से, इस डिस्टेंस की हेल्प से और इस एंगल की हेल्प से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली। ये हमारा जो डिस्टेंस होगा इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आपने एक सर्कल के अंदर भी किया था। इसको अगर आर्क की तरह हम मेज़र करें, बहुत बड़ा है ना, तो यहाँ पर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करके देख लो ऐसे, तो क्या होगा उसमें जो थीटा होता है आर्क बाई रेडियस, तो यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिस बाई ये डिस्टेंस है ना, बेसिस बाई ये जो डिस्टेंस है, यानी कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेसिस को स्मॉल b से लिख सकते हैं, b बाई डी। ये क्लियर है हमारा। तो यहाँ से अगर हमें दो वैल्यू कोई भी गिवन हो, ये डिस्टेंस गिवन है और ये गिवन है, तो थीटा निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास ये दोनों गिवन है तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कोई भी दो वैल्यू होंगी तो हम थर्ड वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास भाई यहाँ से यहाँ गए तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, बेसिस, यानी कि ये मिल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट से कितने एंगल पे वो बन रहा है, कितने एंगल पे वो दिख रहा है, वो एंगल भी दिख जाएगा, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, b बाई थीटा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए होगा। तो इस तरीके से हम किसी का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, किसी भी प्लैनेट का डायमीटर भी मेजर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है,
मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्लेनेट है, ठीक है, इसको एक पॉइंट से हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे इसके इधर वाले पॉइंट को, फिर इधर से देखा इधर वाले पॉइंट को, कितना एंगल बन गया, ये एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितने डिस्टेंस पे वहाँ तक का, उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते? इजीली निकाल सकते हैं। तो हम किसी का डायमीटर मेजर करने में या फिर किसी का डिस्टेंस मेजर करने में पैरेलैक्स मेथड का यूज क्या होगा? इट इज यूज्ड इन नंबर 1 मेजरिंग large distance means distance of sun, distance of moon, distance of any planet. नेक्स्ट क्या है? मेजरिंग डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ बॉडी, यानी कि जो लार्ज बॉडी होगी उसका डायमीटर भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? पैरेलैक्स मेथड। क्लियर है ये हमारा? इसको यूज करके हम कोई भी डिस्टेंस या फिर किसी का भी डायमीटर इजीली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, उनका यूज करके आप क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मेजरिंग है, मेजरिंग द डायमीटर और साइज ऑफ ऑयल मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम ऑयल मॉलिक्यूल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑयल मॉलिक्यूल है उसका थोड़ा सा जो मॉलिक्यूल का साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि जिसको हम अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। और मॉलिक्यूल काफ़ी स्मॉल होते हैं, उनको अलग अलग कंसीडर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके साइज़ की बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हम मेजरिंग करते हैं फिजिक्स में वो करते हैं ऑयल मॉलिक्यूल की या फिर ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की। यहाँ पर कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया होगा, इसका क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया मिलता है? ऐसे कोई भी बीकर है, उसके अंदर वाटर है, वाटर के अंदर ये ऑयल है, इसको डाल दिया जाए तो भाई ऑयल तो वाटर के अंदर क्या करता है? फ्लोट करता है, तैरता मिलेगा हमें, ठीक है। और ये इस तरीके से फ्लोट करेगा कि इसके एक एक मॉलिक्यूल ही जो यहाँ पर थिकनेस शो करेंगे, यानी कि एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल नहीं, एक के साइड में एक मॉलिक्यूल, इस तरीके से होंगे यहाँ पर, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? साइड में, ऐसे एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, एक दूसरे के साइड में होंगे। ये चीज़ क्लियर? यानी कि अगर हम इस लेयर की थिकनेस निकाल सकते हैं, अगर इस लेयर की थिकनेस मिल जाए तो क्या ऑयल का साइज, ऑयल के मॉलिक्यूल का साइज नहीं पता लग जाएगा? या फिर ऑयल के मॉलिक्यूल का डायमीटर नहीं पता लग जाएगा? पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें ये गिवन है कितने नंबर ऑफ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे भाई? एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसकी वॉल्यूम इनटू जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 4/3 πr³। यही तो होता है भाई। एक मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा? स्फेरिकल, एक स्फीयर का वॉल्यूम, और इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देंगे तो सभी का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। और अगर हम देखें यहाँ पर ये जो फिल्म बन गई है, इसके ऊपर जो लेयर बन गई है, ठीक है, इसका कोई ना कोई एरिया हो जाएगा। मान लीजिए एरिया है ए, ये सब एरिया जो है वो क्या है? ए। अगर एरिया में कह दूँ इसका क्या है? ए। अगर उस एरिया को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ, इधर से वॉल्यूम ऑफ लेयर कहो, कितना हो जाएगा? एरिया इंटू थिकनेस, यानी कि एरिया ऑफ लेयर इंटू थिकनेस ऑफ लेयर, एरिया इंटू थिकनेस। अब ये सभी मॉलिक्यूल की वॉल्यूम भी यही है, और अगर हम लेयर की वॉल्यूम निकालें तो भी वही है भाई। सभी मॉलिक्यूल्स ने भी वही वॉल्यूम बनाई है, और जो हमारी लेयर की वॉल्यूम है वो भी तो वही आएगी, सेम ही तो आएगी। तो इसका मतलब हम इसको और इसको इक्वल रख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू
4/3 पाई आर क्यूब, और इक्वल टू किसके होगा, एरिया इंटू थिकनेस। अगर हमें यहाँ पर गिवन हो ये सब चीज़ें, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ गिवन हो, अगर हमें यहाँ पर गिवन हो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लीजिए 15 है, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया गिवन होगा, ठीक है, एरिया गिवन होगा, थिकनेस गिवन होगी, तो क्या हम यहाँ पर कोई एक चीज़ नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते हैं। या फिर हमें कोई भी उसकी रेडियस दे दी जाए, या हमारे जो मॉलिक्यूल का साइज दे दिया जाए, तो क्या उसकी थिकनेस नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें आर दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आर से ही एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा इसका 2πr, तो आर दे दिया जाए तो ये वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास, नंबर दे दिया गया है और एरिया भी हो जाएगा, तो थिकनेस इजीली निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे आर की वैल्यू, यहाँ से एरिया की वैल्यू भी आ जाएगी, तो थिकनेस निकल सकती है। तो हम लेयर की थिकनेस निकालने के लिए भी कर सकते हैं। और अगर हमें थिकनेस दे दी जाए, और अगर हमें ये थिकनेस दे दी जाए, तो क्या हम यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं इजीली।